Hello, dear students. Welcome to Abhi Concept. My name is Soumya Srivastav and I'll be teaching English to all of you. So, children, if you are preparing for MBA from BHU, AMU, JMI, MMUT, or Monirba, you are at the correct place. All the materials and concept concerning English will be provided here and other subjects as well. So, students, before I begin, let me tell you something about myself. I've already told you my name. I have done my MBA from Monirba, that is University of Allahabad. I was then employed in a very multinational company where I resigned due to better career opportunities, and here I am teaching English to you all. Okay, so let us now start. Before starting, let me also tell you that as you all know that due to pandemic, everybody is trapped in their houses, and so am I, and therefore I am unable to teach you live. But never mind, I think all of you will cooperate and compromise with me for some time, and I'll be soon coming live and teaching you online very soon. Till then, I have a solution that I'll be delivering you video classes, recorded video classes. If you have any doubt, we will consider it and then I'll discuss it later on. So how are we going to proceed? The first thing which I must tell you is that our classes will be bilingual. Bilingual means मैं दोनों languages में पढ़ाऊंगी, that is Hindi and English. दूसरी बात ये कि क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूँ, सो जाहिर सी बात है कोई भी स्पॉन्टेनियस जो आपके डाउट होंगे मैं उसे तुरंत क्लियर करने के लिए मौजूद नहीं रह पाऊँगी. बट आपके जितने भी डाउट्स होंगे आप उनको असेंबल करके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं. मैं उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करती रहूँगी और जैसा मुझे लगेगा, जब मुझे टाइम मिलेगा, मतलब रेगुलर सिलेबस के बीच में, मैं उन सारे डाउट्स को आपके डिस्कस करके क्लियर कर दिया करूँगी. तीसरी बात ये कि हम लोग बहुत हड़बड़ी में नहीं चलने वाले हैं. हम लोग इंग्लिश को उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, ना कि रूल्स के हिसाब से. अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा, आपको झहुआ भर रूल्स दे दिया जाता है एंड आपको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे याद करें. मगर ऐसा नहीं है. इंग्लिश में हमेशा, मानती हूँ मैं कि रूल्स होते हैं, पर हमेशा रूल से ही काम चले ऐसा ज़रूरी नहीं है. मैं आपको लॉजिकली पढ़ाऊँगी कि कैसे पढ़ना है. एक एक टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चंस जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, और उस प्रैक्टिस सेट में जाहिर सी बात है आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है. देखिए, कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगी तब तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो ही जाएंगी, लेकिन असली बात तब आती है जब आप बैठ के क्वेश्चंस करते हैं. आपका असली टेस्ट तभी होता है. आप लोगों को ज़रा भी पैनिक नहीं होना है कि कैसे पढ़ें. एक्चुअली इंग्लिश पढ़ने वाले लोग दो टाइप के होते हैं. कुछ तो बहुत ही लेड होते हैं, बड़े आराम से चलते हैं, ठीक है, लेड बैक होते हैं कुछ बहुत, और कुछ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक किए रहते हैं, ठीक है, कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा. कुछ बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ बहुत पैनिक कर लेते हैं. दोनों ही तरीके पढ़ने के गलत है. दोनों ही तरीके पढ़ने के गलत है. बहुत आराम से आप रहेंगे तब भी आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आने वाली. बहुत पैनिक प्रेशराइज किए रहेंगे खुद को तब भी नहीं आने वाली. इंग्लिश को हम लोग को हवा नहीं बनाना है. हम लोग जैसे हिंदी को लैंग्वेज मानते हुए पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. वी हैव टू डील इट विद लाइक दैट. ओके, वी डू नॉट हैव टू पैनिक और वी डू नॉट हैव टू बिकम वेरी लेट बैक अबाउट दैट. हम लोगों को करना ये है एक्चुअली में कि हम लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करना है.
जैसे मैथ्स हम लोग पढ़ते थे बचपन में, रेगुलर प्रैक्टिस किए बिना नहीं आता था, वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को करना है, आप लोगों को रीड करना है। यू हैव टू रीड। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग इंग्लिश सुधारने के लिए अपनी डिक्शनरी रटने लगते हैं। वाई? प्लीज़ बिल्कुल ये मत करिएगा, आप लोग कभी मत करिएगा और कभी सोचिएगा भी मत। डिक्शनरी रट लेने से वोकैबुलरी या इंग्लिश बेटर नहीं होती है जब तक कि आप उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस में ना लाएं। ठीक, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको रीड करना है। रीड क्या करना है, ये भी नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ों से स्टार्ट करिए कि आपको समझ ही ना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। बेसिक शॉर्ट स्टोरीज, आपने R.K. नारायण की स्टोरीज कभी पढ़ी होंगी? मैं कहूँगी कि आप इंडियन ऑथर से स्टार्ट करिए। R.K. नारायण हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया, जो छोटे छोटे बच्चों की स्टोरीज आती हैं, आप उनसे स्टार्टिंग करिए और शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए। नॉवल पढ़ लेना एक बार में मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज ये कभी कभी बोरिंग हो जाता है लोगों के लिए। शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ना शुरू करिए। ठीक, ओके। हाँ, जो इंग्लिश में मूवीज देख के जो लोग सोचते हैं इंग्लिश सुधर जाएगी, उससे आपकी स्पोकन इंग्लिश सही होती है, ग्रामर कभी सही नहीं होता है। तो आपको इंग्लिश मूवीज देखना है तो आप जरूर देखें, पर ग्रामर के लिए नहीं। ग्रामर अगर आपको सुधारना है तो यू विल हैव टू रीड एज मच एज यू कैन। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं मुझे और बताने को, मगर मैं यहीं पर एंड करती हूँ कि आपको करना क्या है। लास्ट बात ये जो है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगी अभी, दैट इज टेंस। टेंस तो आप सबने पढ़ा होगा, है ना? उस टेंस को आपको अपने लेवल पे बस एक बार रिवाइज करना है। मैं ऐसा आपको बस सजेस्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये नहीं करोगे तो आपको मेरा कोई वीडियो समझ में नहीं आएगा। मैं अपने लेवल पे जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं टेंस बीच बीच में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी उसको मैं रिवाइज करवाती रहूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको टेंस की एक अलग से क्लास चाहिए तो आप मुझे, मैंने बताया था ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दोगे एंड आई विल स्टार्ट revising tense also, because right now you have plenty of time. ठीक है, we are not in a hurry at all and English is not to be studied in a hurry as well. So I'll be teaching you tense, but I would like if you revise it on your own level. Why? Because tense जो है ये फाउंडेशन होता है, बेस बनाने में काम आता है। किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ना हो तो टेंस जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। अभी कैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं भी आपको बताऊंगी, मैं आपको सारे अभी टॉपिक्स बताऊंगी और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, सो डू नॉट वरी, मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी और टेंस की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप खुद देखोगे कि मैक्सिमम जगहों पे आपको टेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, जो आपको MBA क्रैक करने में मदद करेंगे। सबसे पहला आप सब लोग जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है। इसमें होता क्या है, आप सब लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हो, एक आपको छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। पैराग्राफ में कुछ कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड रहते हैं एंड उन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स की कभी मीनिंग पूछ ली जाती है, कभी उनका एंटोनिम्स, कभी उनका सिनोनिम्स। ठीक है, तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि उस एक पर्टिकुलर वर्ड का इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। कई बार क्या होता है ना कि किसी वर्ड के कई सारे मीनिंग्स निकल रहे होते हैं, तो इस पैसेज, जो पैसेज अभी आपको प्रोवाइड किया गया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहा है वो आपको 4 ऑप्शन में सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक, मैं इसको डिटेल में लूंगी, ये आप चिंता मत करिए, आपके लिए बहुत इजी होगा। सेकंड आपका जो टॉपिक होता है वो होता है क्लोज टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको टेंस की जरूरत आ जाएगी। यहाँ पर व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट, आपको अगेन एक पैसेज दिया रहता है, बीच बीच में कई ब्लैंक्स होते हैं। ठीक, आपको पैसेज की जो फर्स्ट लाइन उससे आपको अंदाजा लगा लेना होता है कि आखिर ये पूरा पैसेज
किस टेंस में जा रहा है, किस सेंस में जा रहा है, किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। उसी लॉजिक को आपको पकड़ के सारे जो है फिलर्स जो है वो आपको भरने होते हैं, सारे जो ब्लैंक्स होते हैं वो आपको भरने होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन जो होता है वो होता है फिलर्स का। फिलर्स में क्या होता है, मेनली आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, ब्लैंक्स होते हैं, एंड आपको प्रेपोजिशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रेपोजिशंस आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक कि मेरी राइटिंग बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, आई नो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, बट अगर एकदम लेजिबल नहीं है, एकदम रीडेबल नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम से इसको बेटर कर लूँ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कॉमन एरर। अब देखो कॉमन एरर में भी क्या होता है, कॉमन एरर में भी आपको यहाँ पर फिर से टेंस की जरूरत पड़ती है। सो कॉमन एरर्स में आपको अगेन यहाँ पर टेंस की जरूरत पड़ जाती है। इसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया रहता है एंड उस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़े रहते हैं, जैसे कि पार्ट ए ऐसे ऑब्लिक, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इसमें से क्या एरर है, कौन से पार्ट में गलती है, पार्ट ए में, बी में, सी में या डी में, वो आपको पहचानना होता है, ठीक है। देखिए मैं अभी बस आपको एक आउटलुक दे रही हूँ टॉपिक्स का, ऐसा नहीं है कि मैं फाइनल आपको बता रही हूँ, बस मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या होगा। देन आपका आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग टेस्ट। तो पहले मैं बात करूं सिनोनिम्स, आपको पता है क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। देन कम्स योर एंटोनिम्स, वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स। इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी गिवन मटीरियल फॉर दिस, आपको मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वही सिंपल पढ़ लेना है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइन, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें से बोला जाएगा कि इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप रीड कर रहे हो, इफ़ यू आर रीडिंग, देन दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू, यू विल ईजिली क्रैक दिस। तो यू हैव टू रीड एज मच एज पॉसिबल। जब आप रीड करो तो आप स्पेलिंग पे ध्यान दो, ठीक। Then one word substitution, idioms and phrases. One word substitutions. Then your idioms and phrases. इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगेन इसका मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और लेकिन जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, हाँ मैं उसमें मानती हूँ कि आपको थोड़ा सा गाइड की ज़रूरत होगी, गाइडेंस की। मैं आपको इसको सपोर्ट कर दूंगी, समझा दूंगी, फिर बाकी याद करना आपका काम होगा। नेक्स्ट आपका आएगा जम्बल्ड सेंटेंसेस। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये जो होता है, मतलब ये इतना हिलेरियस पार्ट होता है एग्जाम का कि अक्सर लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस में, और मैक्सिमम टाइम इसको गलत करके आते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपको 4 या 5 सेंटेंस का सेट दिया रहता है, ठीक है। कोई मतलब सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, 3 एंड 4, मान लो, चलो 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, ठीक। एंड आपको इसको अरेंज करना होता है कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा एंड चौथा कौन सा, ठीक। अच्छी बात तब होती है अगर आपको स्टार्टिंग का एक सेंटेंस जो कि फिक्स होता है वो आपको दिया रहे। जैसे कि कोई ये 4 सेंटेंस मिला के एक पैरा बनना है, बट उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में कभी कभी दे दिया रहता है। जो स्टार्टिंग वो फिक्स है, उसको आपको अरेंज नहीं करना है। तो उस सेंटेंस को पढ़ के आप बाकियों को अरेंज, अगर ये दिया है तो बाकियों को अरेंज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, बट कभी कभी नहीं दिया रहता है, और जब ये नहीं दिया हो तब इनको अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जम्बल्ड होते हैं, आपको इनको लॉजिकली अरेंज करना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ रहे हो, टेंस की नॉलेज हो, प्रीपोजिशंस की नॉलेज हो, सबकी नॉलेज हो। और ये कैसे होना है ये मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं, बताऊंगी बाद में।
देन कम्स योर वॉइस. वॉइस मीन्स वही एक्टिव एंड पैसिव, आपने पढ़ा होगा बचपन में. इसको पढ़ने के लिए तो खासकर मैं कहूँगी भैया टेंस रिवाइज कर लो. नेक्स्ट नरेशन. नरेशन में क्या, नरेशन मतलब वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आपने पढ़ा होगा कभी बचपन में. देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत हाई लेवल के नहीं आने वाले हैं, ठीक है. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस, हमारी तैयारी इतनी कमज़ोर होती है कि हम लोग को लगता है कि भैया बहुत डिफिकल्ट पेपर आया इंग्लिश का, इंग्लिश वाला पार्ट तो हुआ नहीं. पर ऐसा है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं होने नहीं दूंगी इसको, ठीक. नेक्स्ट आपका रहेगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. लास्ट टॉपिक है. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें से कौन से पार्ट में गलती है, चाहे ग्रामेटिकल हो, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे गलत प्रिपोजिशन यूज हुआ हो, गलत टेंस यूज हुआ हो, एनीथिंग वुड बी गिवन. तो इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. आर्टिकल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए. अब यहाँ मैं कहूँगी कि आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, टेंस, सबकी, इन तीनों की तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है. सो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं. मैंने स्ट्रैटेजीज भी आपको समझा दी है. अब आइए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ. पहले मैं ये वॉइस पहले ले रही हूँ. मुझे लग रहा है कि जो थोड़े से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसको पहले कवर कर लूँ. उसके बाद मैं देखूँ कि बाकी कैसे टॉपिक्स हैं, ठीक है. पहले मैं जहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है मैं उन टॉपिक्स को कवर कर लूँगी. तो बस आज हम लोग सिर्फ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक बार इंट्रो टाइप का देख लेते हैं. वॉइस, ओके. वॉइस का मतलब होता है कि हाउ यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच. जब आप किसी से कुछ बात कर रहे हो तो आपका फोकस सेंटेंस के किस पार्ट पे है, सब्जेक्ट पे है या फिर ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है. अगर आपकी बात का फोकस सब्जेक्ट पे है तो आप बोल रहे हो एक्टिव वॉइस, और अगर आपका फोकस ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे है तो आप बोल रहे हो पैसिव वॉइस. क्या मतलब इस बात का, जैसे कोई भी जो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, उसका फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, फिर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा बीच में, उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है, बीच में आर्टिकल्स एंड ये सब तो रहेंगे ही, एंड फाइनली आपका ऑब्जेक्ट आता है. आर्टिकल्स रहेंगे बीच में, प्रीपोजिशंस रहेगा. मैं एक एक चीज़ लेके नहीं चल रही हूँ, मैं एक नॉर्मल फॉर्मेट बता रही हूँ. तो सब्जेक्ट जो होता है कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एंड उस एक्शन का जो इफेक्ट होता है वो किस पे आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट पे आ रहा होता है, ठीक. जब हम अपने सेंटेंस का फोकस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, मतलब जब सब्जेक्ट पहले आए और हम सिंपल ये बता रहे हो, जैसे एग्जाम्पल हमने बोला आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है. आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर मेन कौन है, डूअर कौन है, काम करने वाला, आई. दिस इज द सब्जेक्ट एंड ये कर क्या रहा है, राइटिंग, लिख रहा है. एंड ये जो एक्शन है किस पे डायरेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे, लेटर पे. तो दिस इज ऑब्जेक्ट. अब ये सिंपल सेंटेंस जो मैंने लिखा जिसमें सब्जेक्ट पहले एंड ऑब्जेक्ट बाद में आया है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस. ओके. अब इसी को अगर हम घुमा के बोलें, हम फोकस लेटर पे ले आए, जैसे हम बोलें अ लेटर is being written by me. मैंने अपना फोकस कहाँ शिफ्ट कर दिया, लेटर पे.
एंड बाद में जो सब्जेक्ट था उसको मैंने बाद में कर दिया, तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, दिस इज पैसिव वॉइस। इसके बारे में और डीपली डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड अभी ये पूरा तो हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया है। डिफरेंट टेंसेस को किस तरह से हम लोग को एक्टिव से पैसिव में बदलना है, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD, एंड उन चारों में से कौन सा सेंटेंस इस गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस है वो आपको देखना पड़ेगा। इतना भी आसान नहीं होता है, इसको बहुत लाइटली भी नहीं लेंगे, हालांकि इसको कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक एक टेंस उठाऊंगी और कैसे उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है वो मैं आपको डीपली बताऊंगी। प्लस मैं बताऊंगी कि कितने मार्क्स का ये आता है, एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर and we'll meet soon.